कैसे हो चैंपियंस, क्या हालचाल। आई होप कि तुम सब अच्छे होगे और पढ़ाई कर रहे होगे। तो आज से मैं भी तुम्हारे साथ जुड़ने वाला हूँ क्लास 11th की फिजिक्स के साथ। और स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में तुम देखोगे अलग अलग दिया होता है। कहीं पे यूनिट्स एंड डायमेंशंस के नाम से होता है, तो कहीं पे मेजरमेंट्स एंड एरर के नाम से होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस पहले वाले चैप्टर में 2-3 टॉपिक्स होते हैं जिनको मिला के फर्स्ट वाला चैप्टर बनाया गया है, इसलिए कोई एक नाम देना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, बट हम लोग इसको एक कॉमन नेम दे के चल रहे हैं। जैसे हम लोगों ने इस पहले चैप्टर को बोल दिया है मेजरमेंट्स, इसको हम बोल देते हैं मेजरमेंट्स एंड जनरल फिजिक्स, ये वाला चैप्टर हम बोल देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब हम यही टॉपिक बोल सकते हैं। जैसे क्या होता है, कई सारे टॉपिक मिला के ये चैप्टर बना हुआ है, तो किसी एक टॉपिक को चैप्टर का नाम देना थोड़ा मुश्किल होता है। बट जो भी तुम दे लो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। मेजरमेंट्स एंड जनरल फिजिक्स, तो ओवरऑल इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है ना, कुछ मेन टॉपिक्स हैं जिनको मिला के ये चैप्टर बना हुआ है। उन टॉपिक्स में सबसे पहले देखा जाए तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ना होता है हमें, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ठीक है, और भी अगर टॉपिक्स देखें तो सेकेंड टॉपिक हम ले सकते हैं मेजरमेंट्स, लीस्ट काउंट और प्लस एरर्स, ये वाला टॉपिक। ठीक है, ये तीनों मिला के एक टॉपिक। और थर्ड टॉपिक इसमें देखा जाए तो हम लोग वो सिग्निफिकेंट फिगर वाला टॉपिक ले सकते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ वाला कॉन्सेप्ट, सिग्निफिकेंट फिगर्स प्लस राउंडिंग ऑफ। और एक लास्ट कंपोनेंट इसमें जो हमें पढ़ना है वो है एक्सपेरिमेंट्स वाला पोर्शन है, जिसमें हमें 2 इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना होता है। जो एक तो तुम्हारे सिलेबस में वर्नियर कैलिपर्स एंड सेकेंड वन इज स्क्रू गेज के बारे में हमें पढ़ना होगा। ठीक है, तो अगर ये 4 कंपोनेंट हम लोग फिनिश करते हैं तब हम ये समझेंगे हम लोग का फर्स्ट वाला चैप्टर क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो पहले चैप्टर का तुम ये नाम दे सकते हो मेजरमेंट्स एंड जनरल फिजिक्स। और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, तो सबसे पहले यूनिट्स एंड डायमेंशंस, फिर मेजरमेंट्स के साथ लीस्ट काउंट और एरर्स वाला टॉपिक, फिर तुम्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ वाला टॉपिक पढ़ना है, और लास्ट में तुम्हें ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना है, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, दोनों मेजरिंग डिवाइसेज हैं। ठीक है, इन दोनों को हम खत्म करेंगे, फिर जाके हमारा ये पहला वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग ऑर्डर का ज़्यादा वो नहीं मैटर नहीं रहता है, कौन सा पहले पढ़ना है फिर कौन सा पढ़ना है, बट ये रहेगा कि हमें पूरे टॉपिक इसमें क्या करना है, कवर करना है। तो इसको नोट करो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। इसमें कौन कौन से पोर्शन है ये पहले तुम नोट कर लो, उसके बाद हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखना, साइंस में होता क्या है ना, कभी भी कोई चीज़ तुम देखोगे, साइंस में कोई भी चीज़ इवॉल्व होती है तो वो उसमें कुछ स्टेप्स फॉलो होते हैं। जैसे सबसे पहले हम कोई चीज़ देखते हैं तो ऑब्जर्व करते हैं, फिर क्या करते हैं कि जैसे कोई साइंटिस्ट ही होता है तो कोई चीज़ को पहले देखता है तो ऑब्जर्व करता है, फिर ऑब्जर्व करने के बाद उस पर कोई एक थियरी देता है, उस थियरी को पहले क्या, उसके बाद क्या किया जाता है कि चेक किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद जब वो चीज़ सही हो जाती है, हो सकता है उसमें भी कुछ मिस्टेक्स आते हैं तो बाद में जाके उसमें कुछ चेंजेस करते हैं। ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। मतलब कभी भी कोई चीज़ नई चीज़ आती है या कोई चीज़ इवॉल्व होती है तो मतलब यहीं से शुरुआत होती है। सबसे पहले उस चीज़ को कोई ऑब्जर्व करता है, फिर उसके बारे में कोई थियरी देता है। जब वो थियरी आती है तो उसको और सारे साइंटिस्ट उसको वेरीफाई करते हैं कि हाँ वो सही है या गलत है। उसको बहुत सारे मतलब पैरामीटर्स के थ्रू देखा जाता है। फिर भी अगर वो थियरी मान लो कि एक्सेप्ट कर ली गई, फिर भी बाद में हो सकता है उसमें कुछ मिस्टेक्स निकलते हैं तो उसमें और सारे करेक्शंस भी किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस भी किए जाते हैं। तो ये पूरा एक मतलब क्या होता है ना कि साइंस के अंदर कोई भी चीज़ इवॉल्व होती है तो ये सारे स्टेप्स रहते हैं। तो इसमें जो सबसे की पॉइंट होता है ना वो चीज़ होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में ऑब्जर्व करना, जो ऑब्जर्वेशन होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और ये ऑब्जर्वेशन को ना हम 2
टाइप्स में देखते हैं, दो तरह के ऑब्जर्वेशंस होते हैं। एक होता है तुम्हारा सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन और एक होता है ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। देखना ये फर्क क्या है इन दोनों ऑब्जर्वेशंस में। जब भी कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हैं दो तरह का ऑब्जर्वेशन होता है, एक होता है सब्जेक्टिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव। तो हम ये क्यों बताना चाह रहे हैं, क्योंकि जो फिजिक्स होता है ना, फिजिक्स में हमेशा जो चीज़ें होती हैं वो ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन वाली होती हैं, वो सब्जेक्टिव नहीं होती है। अब ये फर्क क्या है ना, सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशंस वो ऑब्जर्वेशंस होते हैं जो किसी चीज़ के बारे में अगर हम ऑब्जर्व करें तो अलग अलग ऑब्जर्वर्स के लिए अलग अलग चीज़ें निकल के आती हैं। बट वही चीज़ तुम ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशंस में देखते हो तो कितने भी लोग किसी पर्टिकुलर चीज़ को ऑब्जर्व करें तो हमेशा एक ही रिजल्ट पे पहुंचते हैं, किसी फिक्स रिजल्ट पे पहुंचते हैं। तो हमेशा जो फिजिक्स होता है ना वो इस ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन को सपोर्ट करता है, जहाँ पे ऑब्जर्वर्स कितने भी हों लेकिन जो ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है वो हमेशा रिजल्ट क्या आता है, सिंगल आता है। अब इसका एक एग्जांपल हम ये सोच सकते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक पेंटिंग है, कोई मान लो एक पेंटिंग यहाँ पे बना हुआ है, तो उस पेंटिंग को दो तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। इसमें देखना, इसमें सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन क्या है और ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन क्या है उसको समझना है। जैसे मान लो इस एक पेंटिंग बनी हुई है तो उस पेंटिंग की जो ब्यूटी है मान लो उसको अगर देखा जाए, 4-5 लोग उसको देख रहे हैं, उसके ब्यूटी के बारे में बताएंगे तो सबका अलग अलग ऑब्जर्वेशन हो सकता है। जो ब्यूटी के बारे में अगर बता रहे तो अलग अलग उनका मतलब पैरामीटर्स हो सकता है देखने का। बट अगर मैं वही कहूँ कि इस पेंटिंग का 4-5 लोग यहाँ पे आए, उनसे बोला कि इस पेंटिंग का लेंथ, ब्रेथ और जो भी है हाइट वगैरह ये सब मेजर करो, तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट अगर मेजर करने कोई जाएगा ना तो कितने भी लोग मेजर करेंगे एक ही डेफिनेट रिजल्ट पे पहुंचेंगे। जो भी लेंथ होगी वो लेंथ आएगी, ब्रेथ होगी तो ब्रेथ आएगा, जितना भी होगा उतना, और हाइट आएगा। तो ये जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट का जो मेजरमेंट है वो कैसा मेजरमेंट है, वो कैसा ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन है। और फिजिक्स हमेशा हमेशा किसको सपोर्ट करती है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन को। ठीक है, तो सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई इंसान है, मान लो कोई इंसान ही एक, और उसकी ऑनेस्टी को कोई देख रहा है। कुछ लोग किसी आदमी के ऑनेस्टी को ऑब्जर्व कर रहे हैं और कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोग मिलके उसकी हाइट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो वो जो लोग उसके ऑनेस्टी को बहुत सारे लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे, वो उसकी ऑनेस्टी के बारे में अलग अलग पॉइंट्स रख सकते हैं, सबका अपना अलग अलग व्यू होगा। बट अगर उसकी हाइट को मेजर करने जाएंगे तो उस केस में सबका जो ऑब्जर्वेशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो ऑनेस्टी मेजर करना, ब्यूटी मेजर करना, ये सब कैसे ऑब्जर्वेशंस हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशंस। बट जो हाइट मेजर कर रहे हैं, एरिया मेजर कर रहे हैं, वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं, ये सब किस तरह के मेजरमेंट्स हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट्स हैं। और फिजिक्स जो होता है वो ऑलवेज ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट्स होता है। फिजिक्स के अंदर जो भी मतलब ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशंस होते हैं, वो सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशंस नहीं होते हैं। ठीक है, तो एक थोड़ा सा ये था कि मतलब मैं ऑब्जर्वेशंस के बारे में दिमाग में आती ये सारी बात बता रहा हूँ तुमको। तो अब जो यहाँ से स्टार्ट क्या होता है ना कि जितने फिजिकल क्वांटिटी होती है, इस चैप्टर में हमें सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ना है वो है फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। पूरे फिजिक्स के अंदर जितनी भी हम क्वांटिटीज पढ़ते हैं सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और इसलिए हो पाता ना हर फिजिकल क्वांटिटी। अब जैसे यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट डिस्कस किए कि जैसे एक फोटो फ्रेम है, एक पेंटिंग है, तो उसके अंदर 2 चीज़ें, एक तो उसका ब्यूटी है और एक उसका डायमेंशन है। तो जो ब्यूटी है उसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है, उसका कोई मेजरमेंट नहीं होता है, बट और उसका जो मेजरमेंट होगा लोगों के अलग अलग ऑब्जर्वर्स के हिसाब से वेरी करेगा। लेकिन यही इसकी लेंथ, ब्रेथ और जो हाइट है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या है, फिक्स्ड हैं, और इनका एक क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। तो जितनी भी ऐसी क्वांटिटीज हैं, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उन क्वांटिटीज़ को हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। और फिजिक्स के अंदर मैंने पहले ही बोल दिया, फिजिक्स हमेशा किस पे, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशंस को डील करता है, ना कि सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशंस को। तो अगर फिजिक्स केवल ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशंस को डील कर रहा है तो उसके अंदर जितनी भी क्वांटिटीज आएंगी उनके पास मैग्नीट्यूड जरूर होगा, उनके पास न्यूमेरिकल वैल्यू जरूर होगी। तो इसीलिए फिजिक्स के अंदर जितनी भी क्वांटिटीज को हम पढ़ते हैं उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। और फिजिकल क्वांटिटीज की सबसे बड़ी खास बात होती है कि वो उनके अंदर हमेशा क्या होता है, कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, वो हमेशा मेजरेबल होते हैं। तो कोई भी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी तब होगी जब उसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ऑनेस्टी, ब्यूटी, ये सारी चीज़ें कभी फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो सकती हैं क्योंकि इनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। एरिया, लेंथ, टेम्परेचर, मास,
ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मेजरेबल होती हैं, इनके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे तुमको ऑब्जर्वेशंस के बारे में बताया कि किस तरह के ऑब्जर्वेशंस होते हैं। तो ऑब्जर्वेशंस दो टाइप के होते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशंस जो होते हैं वो ऐसे ऑब्जर्वेशंस होते हैं जहां पे कितने भी लोग उस चीज को ऑब्जर्व करें, हमेशा एक फाइनल, एक फिक्स डिसीजन पे पहुंचते हैं। और ये सारा जो भी ऑब्जर्वेशंस है वो कैसी होंगी, वो फिजिकल क्वांटिटीज को डेराइव करेंगी तुमको, मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास कुछ न कुछ मेजरमेंट हो या जिनको मेजर किया जा सके, उनको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। और फिजिक्स के अंदर क्योंकि हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशंस के साथ डील करते हैं, तो जितनी भी फिजिक्स के अंदर क्वांटिटी पढ़ते हैं वो सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और फिजिकल क्वांटिटीज को क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हेडिंग हम लोग का रहेगा फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज। और तुमसे कोई पूछे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, तो तुम्हें एक वर्ड में ऐसे बोलना है कि जो भी चीज़ें, ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो मेजर की जा सकती है, जिसके पास कुछ न कुछ मैग्नीट्यूड होगा, जिसके पास कुछ न कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। क्वांटिटीज कैन बी विच कैन बी मेजर्ड, क्वांटिटीज which can be measured are known as physical quantities, बता सकोगे इसमें कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे किसी चीज़ का लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, किसी का मास मेजर कर सकते हैं, किसी बॉडी पे लगने वाले फोर्स को मेजर कर सकते हैं, किसी बॉडी के वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं, किसी बॉडी की स्पीड को मेजर कर सकते हैं, किसी का हम थिकनेस मेजर कर सकते हैं, डेप्थ मेजर कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसका कुछ न कुछ मेजरमेंट होगा, उसको हम लोग कौन सी क्वांटिटी कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। और इतना तो समझ लो, फिजिक्स के अंदर हमेशा जो क्वांटिटीज आएंगी वो सब की सब क्वांटिटीज क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, क्योंकि वो हमेशा मेजरेबल होती हैं। क्या होती हैं, हमेशा मेजरेबल होती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी का सिंपल सा डेफिनेशन है कि वो सारी की सारी क्वांटिटीज जिनको तुम मेजर कर सकते हो, उनको क्या कहोगे, फिजिकल क्वांटिटीज कहोगे। ये फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं, वो तुम फिजिक्स के अंदर की कोई भी क्वांटिटी उठा के लिख दो, वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। लेकिन उसको थोड़ा हम कैटेगराइज करते हैं, ध्यान देना, ये कुछ अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं। जैसे कुछ ऐसे होते हैं ना, कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई यूनिट वगैरह नहीं होता है, सिर्फ वैल्यू होती है, कोई यूनिट नहीं होता है। उनके पास सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, ध्यान देना। तो ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू जिनके पास होती है, उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग रेशियोज कहते हैं। क्या कहते हैं, रेशियोज कहते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारी क्वांटिटीज तुम देखे हो, जैसे तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही देख लो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की सिर्फ क्या होती है, वैल्यू होती है, उसका कोई अपना यूनिट नहीं होता है, यूनिटलेस होता है। दूसरा, कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हो सकते हैं जिनके पास न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ यूनिट भी होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगा, और साथ में प्लस यूनिट भी होगा, उसका कोई ना कोई क्या होगा, यूनिट होगा। और लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा, डायरेक्शन वाली बात इसके अंदर नहीं होगी। तो उन क्वांटिटीज को हम एक नाम देते हैं, उन क्वांटिटीज को हम लोग नाम देते हैं स्केलर्स। सुना होगा सबने, स्केलर्स बोलते हैं। तो स्केलर्स वो क्वांटिटीज होती हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनके पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है, यूनिट भी होता है, लेकिन डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं होता है। ठीक है, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर्स कहते हैं। और भी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी होता है, साथ में यूनिट भी होता है, और डायरेक्शन भी होता है, और उनका एक क्या होता है, फिक्स्ड डायरेक्शन भी होता है, फिक्स्ड डायरेक्शन भी होता है।
तो उन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। क्या नाम देते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, या उनको हम वेक्टर्स कह देते हैं, जिनमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, यूनिट्स भी है और फिक्स्ड डायरेक्शन भी होता है। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर्स कहते हैं। और कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट तो है, बट उनका डायरेक्शन एक फेज में रहता है, बस एक फेज में लाई करते हैं। जैसे कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो वो क्या करता है? एक फेज में रहता है। तो जिसके पास यूनिट है प्लस फेज है, उनको हम लोग फेजर्स कह देते हैं। इनको हम लोग एक क्वांटिटी नाम देते हैं जिसके पास यूनिट हो, न्यूमेरिकल वैल्यू हो और फेज हो, उनको हम लोग फेजर्स बोल देते हैं। तो ये भी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, यूनिट भी नहीं होता है, उनको हम रेशियोज कहते हैं। और कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनके पास न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ यूनिट तो होता है, जैसे इसमें मास ले सकते हो। इनके एग्जांपल्स में यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो मास बोल सकते हैं, क्योंकि मास के पास क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू भी होता है। जैसे 5 kg लिख रहे हैं तो 5 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, kg क्या है? यूनिट। तो उसके पास उसका अपना न्यूमेरिकल वैल्यू भी है और यूनिट भी है, लेकिन मास में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। टेम्परेचर हो गया तो टेम्परेचर में क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू भी होता है, साथ में यूनिट भी होता है। जैसे 15 केल्विन, तो 15 क्या हो गया? उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, और केल्विन क्या हो गया? उसका यूनिट हो गया। तो ऐसी क्वांटिटी जिनके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट होता है बट डायरेक्शन नहीं होता है, स्केलर्स होते हैं, उसमें मास आएगा। बट रेशियोज में क्या आ जाएगा? तो रेशियोज में तुम्हारा सपोज करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, और तुम्हारा क्या बोलते हैं? स्ट्रेन हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जिसमें क्या बोलते हैं कि केवल और केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और कोई उसके साथ यूनिट नहीं लगा होगा, वो यूनिटलेस क्वांटिटी होगी। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूमेरिकल ओनली रेशियोज बोलेंगे, ठीक है। बट अगर न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ यूनिट भी है लेकिन डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्केलर्स बोलेंगे। और न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, यूनिट भी है और डायरेक्शन भी है, तो उनको हम वेक्टर्स बोलेंगे। जैसे इनमें हम बोल सकते हैं फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये सारी जो क्वांटिटीज हैं, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सब के सब क्या है? तुम्हारे वेक्टर्स हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स भी हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो, यूनिट भी हो, लेकिन उसका डायरेक्शन ना, उसके पास एक फेज हो, एक पर्टिकुलर फेज में अगर वो मोशन कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेजर्स बोलते हैं। ये फेज वाला सिचुएशन तुम क्या बोल सकते हो? एसएचएम वाले केस में हो सकता है। अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उसके पास सिर्फ क्या होगा? फेज होगा। अच्छा, और भी कुछ क्वांटिटीज होती हैं, और भी एक वैरायटी होती है क्वांटिटीज की, ध्यान देना। कुछ ऐसी भी क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास न्यूमेरिकल वैल्यू होता है प्लस यूनिट भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, बट कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होता है। ध्यान देना, नो फिक्स्ड डायरेक्शन जो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। तो उन क्वांटिटीज को हम ना स्केलर बोलते हैं ना वेक्टर, एक नया नाम देते हैं टेंसर्स। क्या नाम देते हैं? टेंसर्स बोल देते हैं। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, अपना डायरेक्शन भी है, बट वो डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं है, और यूनिट भी है लेकिन डायरेक्शन जो है वो फिक्स्ड नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टेंसर्स बोल देते हैं। तो ये कुछ वेराइटीज हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। तो तुमसे कोई पूछे कि फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप के हो सकते हैं, तो बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। जैसे रेशियोज हो सकते हैं, स्केलर्स हो सकते हैं, वेक्टर्स हो सकते हैं, फेजर्स हो सकते हैं एंड टेंसर्स हो सकते हैं। अब कब क्या बोलेंगे ये ध्यान देना। तो रेशियोज तब बोलना जब एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो जिसकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू हो। तुम स्केलर्स कब बोलोगे? जब उनके पास न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ यूनिट हो लेकिन डायरेक्शन ना हो। इनको तुम वेक्टर्स कब बोलोगे? जब न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो, यूनिट भी हो और एक फिक्स्ड डायरेक्शन भी हो, तब जाके उनको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर्स बोलते हैं। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है, यूनिट है और उसके साथ फेज है, तो उसको हम लोग फेजर्स कहते हैं। और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन है बट वो डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? टेंसर्स बोल सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट होती है, इलेक्ट्रिक करंट में तुम देखोगे कि डायरेक्शन तो होता ही है बट वो डायरेक्शन क्या होता है? फिक्स्ड नहीं होता है।
तो वो क्या बोलते हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते हैं। ऐसा हम बोलते हैं कि मतलब डायरेक्शन हम उसी का फिक्स मानेंगे जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को क्या करे, फॉलो करे। जैसे जितने भी वेक्टर्स होते हैं ना, वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं। जैसे एक वेक्टर्स का जो एडिशन होता है वो कुछ अलग तरह का एडिशन होता है, तो उस एडिशन लॉ को जो फॉलो करेगा वही वेक्टर्स होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होती हैं वो इलेक्ट्रिक करंट, ध्यान देना, इसमें मैं एक एग्जांपल इलेक्ट्रिक करंट का दे सकता हूं कि जो करंट होती है वो तुम्हारी क्या होती है, टेंसर होती है, क्योंकि उसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन तो होता है, बट वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। तो अगर कभी मान लो तुमसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, तो सही से बोलो तो टेंसर होगी, बट अगर टेंसर वाला ऑप्शन ना हो तो हम स्केलर में रख सकते हैं, लेकिन वेक्टर में तो कभी नहीं रखेंगे, क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर सकता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को या तो तुम टेंसर बोलोगे, और अगर टेंसर तुम्हें ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो वहां पे तुम स्केलर तक भी सही है। कई जगहों पे तुम देखोगे स्केलर भी लिखा होता है, बट सही से कहो तो वो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, टेंसर क्वांटिटी होती है, क्योंकि उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, और कहने का मतलब कि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को क्या फॉलो नहीं करता है। तो ये हो गए कुछ कैटेगरीज तुम्हारे फिजिकल क्वांटिटीज के। तो फिजिकल क्वांटिटीज वो होते हैं जिनको मेजर कर सकते हैं, और मेजर करते हैं तो डिफरेंट रिजल्ट्स के साथ वो क्वांटिटीज आती हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज को रेशियो, इनको हम लोग स्केलर्स, इनको हम लोग वेक्टर्स, इनको हम लोग फेजर्स, और इनको हम लोग टेंसर्स बोल देते हैं। ठीक है, तो ये तुम नोट करो, कुछ डिफरेंट कैटेगरीज हैं फिजिकल क्वांटिटीज की, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इनको तुम नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम किस तरीके से मेजर करते हैं। तो अगली हेडिंग होगी हमारी मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको जब हम मेजर करते हैं तो हमारा क्या तरीका होता है, कैसे हम किसी चीज को मेजर करते हैं। जैसे सपोज करो एक रॉड है, एक रॉड को हमें मेजर करना है, तो कैसे मेजर करेंगे उसको। तो जो मेजरमेंट का प्रोसेस है ना, बेसिकली वो डिपेंड करता है, या वो जो डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, कंपैरिजन के कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। कोई भी चीज जब हम मेजर करने जाते हैं तो उसको किसी ना किसी पर्टिकुलर चीज को एक फिक्स्ड यूनिट समझ के और उससे हम कंपेयर करते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो उसके जिस पर्टिकुलर चीज को हमने एक यूनिट माना है, जैसे मान लो कि मैंने मार्कर को एक यूनिट समझ लिया और इस रॉड को हमें मेजर करना है, तो इसके कंपेयर में हम पता करेंगे कि इसकी जो लेंथ है वो कितने टाइम्स है। तो जितने टाइम्स आएगी, जैसे सपोज करो मैंने इसको यूनिट मान लिया, तो इस यूनिट का मान लो ये 5 टाइम्स आ रहा है, तो इसका जो मेजरमेंट होगा, इस रॉड का जो मेजरमेंट होगा, सपोज करो मैंने एक पर्टिकुलर चीज को यूनिट मान लिया, इसको हमने मान लिया यूनिट, इसको हमने यूनिट मान लिया, और इसकी हम मेजरमेंट निकालना चाहते हैं। तो इसका जो मेजरमेंट आएगा, इसका जो मेजरमेंट आएगा वो इससे कंपेयर करके आएगा। तो सपोज करो इससे जब मैंने कंपेयर किया तो ये इसका 5 टाइम्स आ रहा है, 5 टाइम्स ऑफ यूनिट। इस यूनिट का ये क्या है, 5 टाइम्स है। तो जितने टाइम्स होगा वो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और साथ में क्या होता है, उसका यूनिट होता है। तो अगर मैं यहां से बोलूं कि ये एक यूनिट था और इसका ये 5 टाइम्स आ रहा है, तो इसके मेजरमेंट को हम लोग बोलेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू, यहां रख देते हैं 5। जितने टाइम्स ये आता है उसको हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं, और साथ में क्या लगा देंगे, यूनिट।
मतलब अगर मैं इसको 1 यूनिट समझ के चल रहा हूं तो ये रॉड की जो लेंथ है वो कितनी आ रही है, 5 यूनिट आ रही है। तो कभी भी तुमसे पूछा जाए कि जो फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट होता है वो किस फंडामेंटल चीज पे डिपेंड करता है, तो वो जो फंडामेंटल चीज है वो ये है कि कंपैरिजन। हमेशा जो हम मेजरमेंट करते हैं किसी चीज का वो किस कॉन्सेप्ट से करते हैं, तो कंपैरिजन के कॉन्सेप्ट से करते हैं कि हम किसी एक पर्टिकुलर चीज को क्या मान लेते हैं, एक यूनिट समझ लेते हैं और उस यूनिट से उस जिसका मेजरमेंट निकालना है हमें उसको कंपेयर करते हैं। तो जितना टाइम्स आता है उसका उसके कंपैरिजन में उसको हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बोल देते हैं, और जिससे हम कंपेयर किए होते हैं जिस पर्टिकुलर चीज से उसको हम क्या बोल देते हैं, यूनिट बोल देते हैं। जैसे मान लो तुम्हें टेम्परेचर किसी चीज का मेजर करना है तो जो 1 केल्विन होती है, 1 केल्विन इसको एक यूनिट मान लिया गया, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर को हमने क्या मान लिया, एक यूनिट मान लिया। और तुम्हारी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने गए तो सपोज करो तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर 37 टाइम्स आ गया, या मान लो कि 400 टाइम्स आ गया, तो हम लोग तुम्हारा जो 400 है वो तुम्हारे टेम्परेचर का न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और जिससे हमने मेजर किया है वो क्या बन जाएगा, यूनिट बन जाएगा। जैसे मान लो कि एक कोई ब्लॉक है, एक ब्लॉक है सपोज कर लो, उसका हमें मास मेजर करना है। क्या मेजर करना है, मास। तो हमने क्या किया, एक छोटे से यूनिट को 1 kg, एक मान लो एक ब्लॉक है जिसका मास है 1 kg, इसको हमने यूनिट मान लिया। क्या मान लिया, यूनिट। यूनिट हमें डिसाइड करना होता है, जिस चीज से हम किसी के को कंपेयर करने जाते हैं उसको हम क्या मान लेते हैं, यूनिट मान लेते हैं। तो सपोज कर लो हमने इसको क्या मान लिया, यूनिट मान लिया, और हमें इसका मास मेजर करना है। इस पर्टिकुलर ब्लॉक का हमें क्या करना है, मास मेजर करना है। तो सपोज करो कि जो मास ऑफ ब्लॉक है, मास ऑफ जो ब्लॉक है वो आ रहा है 250 टाइम्स ऑफ यूनिट। ये जो हमने यूनिट जिसको माना था उसका ये कितना है, 250 टाइम्स आ रहा है इसके कंपैरिजन में। तो ये 250 क्या होगा, तो इस ब्लॉक का क्या हो जाएगा, मास ऑफ ब्लॉक जो हम लिखने जाएंगे तो इस ब्लॉक का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है मास का, मेजरमेंट का, वो कितना आएगा 250, और इनटू 250 के साथ हम क्या लिखेंगे, उसका यूनिट लिखेंगे। तो यूनिट हमने किसको माना है, 1 kg का। तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको हम लोग n से इंडिकेट करेंगे, और साथ में क्या लिखते हैं, u। n फॉर होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और u फॉर होता है यूनिट। तो इसका जब मेजरमेंट लिखेंगे तो कितना आएगा, n मतलब 250 है और u क्या है, kg है, तो इसका मास निकल के आ जाएगा 250 kg। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट लिखने के लिए हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को हम लोग यूनिट मानते हैं और उससे उस जिसका भी मेजरमेंट निकालना है उसको कंपेयर करते हैं कि कितना टाइम्स आ रहा है। तो जितने टाइम्स आता है वो क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और जिससे कंपेयर किए रहते हैं उसको बगल में लिख दो तो उसका क्या बन जाता है, यूनिट बन जाता है। तो इस ब्लॉक के लिए हमने क्या 1 kg को क्या मान लिया, एक यूनिट मान लिया, और इससे जब इसको कंपेयर करने गए, इससे इस ब्लॉक से मैंने इसको कंपेयर किया तो ये इसका कितना टाइम्स आ रहा था, 250 टाइम्स। इसका मतलब इसका जो मेजरमेंट आएगा 250 न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, और किससे कंपेयर किए थे, तो 1 kg से कंपेयर किए थे, तो इसको हम लिख देंगे kg। तो ये इसका मास निकल के आ जाएगा 250 kg। यानी ओवरऑल अगर हम लिखना चाहें तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी वो किसके बराबर होता है, तो उसको हम दो चीजों के टर्म में लिखते हैं। एक तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू n, और उसके साथ क्या लिखते हैं, u। n इंटू यू के फॉर्म में लिखते हैं। n क्या है, n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ, वेयर जो n है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हाउ मच टाइम्स it is of 1 यूनिट। जो एक यूनिट है उसका ये कितना टाइम्स है, और u किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके यूनिट को लिखते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे पता करते हैं, तो यूनिट के कंपेयर में, जिसको हमने यूनिट माना है उसके कंपेयर में जितना टाइम्स उसका मेजरमेंट आता है
उसको हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं, और इनटू जिससे कंपेयर किए होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, यूनिट बोल देते हैं। अब एक चीज देखना तुम कि तुम्हारा जो यूनिट होगा यानी जिससे तुम कंपेयर कर रहे हो उसको जितना बढ़ाओगे, यानी जिससे तुम मेजरमेंट ले रहे हो उस क्वांटिटी को जितना बड़ा रखोगे उतना इसका जो मेजरमेंट आएगा उतना कम टाइम्स आएगा, और जितना इस यूनिट को छोटा करोगे यानी उस जिससे कंपेयर करो उसको जितना छोटा करोगे उतना इसका मेजरमेंट ज़्यादा टाइम्स आएगा। तो इससे एक चीज़ निकल के आता है कि अगर हम u को इंक्रीज करते हैं मतलब यूनिट को बढ़ाते हैं तो उस केस में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। भाई किसी चीज को बड़े चीज से कंपेयर करोगे तो ज्यादा टाइम्स आएगा या छोटे चीज से कंपेयर करोगे तो ज्यादा टाइम्स आएगा। तो बड़े चीज से कंपेयर करने पे उसका जो मेजरमेंट है वो कम टाइम्स आएगा। जैसे मान लो कि हम 10 केजी से किसी चीज को कंपेयर करें, किसी को 2 केजी से कंपेयर करें, तो 10 केजी का वो क्या होगा, अगर 2 टाइम्स होगा तो 2 केजी का कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरीके से u को बढ़ाने से, यूनिट वाली वैल्यू को बढ़ाने से न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज करती है, और u को डिक्रीज करने से न्यूमेरिकल वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज करती है। इसका मतलब जो n होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, u के। न्यूमेरिकल वैल्यू इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ाओगे तो उसका यूनिट क्या होगा, छोटा होगा। यानी तुम देखो 1 केजी को अगर ग्राम में कन्वर्ट करें तो 1 केजी इक्वल टू क्या होता है, 1000 ग्राम। 1 केजी इक्वल टू क्या होता है, 1000 ग्राम। 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो केजी क्या है, बिगर यूनिट है, ग्राम क्या है, स्मॉलर यूनिट है। तो हमने जब इस केजी को क्या किया, बड़ा यूनिट बनाया, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो गई, 1। और जब हमने ग्राम यानी छोटा यूनिट किया तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो गई, 1000। तो अगर मैं इसको क्या बोलूँ, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको यूनिट बोलूँ, इसको भी न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको यूनिट, तो यूनिट छोटा हुआ तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो गई, और यूनिट बड़ा हुआ तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो गई। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ाने पे यूनिट छोटा होता है, और न्यूमेरिकल वैल्यू को कम करने पे जो यूनिट होता है वो बड़ा होता है। तो n जो होता है हमेशा क्या होता है, 1/u के बराबर होता है। लेकिन एक चीज है कि इनका जो प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज क्या रहेगा, वो फिक्स रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों में से अगर तुम यूनिट को छोटा करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी, और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू को बड़ा करोगे तो यूनिट को बड़ा करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो ये दिमाग में हमेशा रखना है कि न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, यानी जिस चीज से तुम कंपेयर कर रहे हो वो यूनिट है, तो अगर उसको तुम बड़ा करोगे तो उसके कंपेयर में जो मेजरमेंट आएगा वो छोटा आएगा, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी। और अगर उसको छोटा कर दोगे, छोटे चीज से कंपेयर करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी। तो ये दिमाग में रखना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो यूनिट, उसके यूनिट के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये वाला पॉइंट भी तुम नोट कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे जो हमने स्टार्ट किया था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट होता है वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है, तो तुम कहोगे एक लाइन में कि वो कंपैरिजन वाले बेस्ड कॉन्सेप्ट पे काम करता है। हमेशा किसी भी चीज का मेजरमेंट करना है तो उससे छोटे किसी चीज को, या किसी भी चीज को मतलब बड़े से भी करोगे तो हाफ आएगा या 1/4 आएगा, और क्या। तो किसी भी उस चीज को हम लोग क्या मान सकते हैं कि यूनिट समझ के और उससे कंपेयर करेंगे, जितना टाइम्स आएगा वो उस मेजरमेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा, और जिससे कंपेयर करेंगे उसको उसके बगल में रख देंगे, वो उसका क्या बन जाएगा, यूनिट बन जाएगा। तो फिजिकल क्वांटिटी के 2 कंपोनेंट होते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के 2 कंपोनेंट होते हैं, n और u। n होता है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और u होता है उसका क्या, यूनिट। जैसे मान लो कि किसी का मास 1 kg लिखा हुआ है तो इसमें 1 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है और kg क्या है, यूनिट है। 1 क्या बता रहा है कि जब हमने किसी चीज को kg से कंपेयर किया तो 1 टाइम्स आया। 1000 ग्राम क्या बताता है, 1000 क्या उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और ग्राम क्या है, यूनिट है। मतलब किसी चीज को हमने जब ग्राम से कंपेयर किया तो वो उसका कितना टाइम्स आया, 1000 टाइम्स आया।
इसीलिए हमने उसको क्या लिख दिया, 1000 ग्राम लिख दिया। तो सेम चीज को जब ग्राम से कंपेयर किया तो 1000 टाइम्स आया, लेकिन किलोग्राम से कंपेयर किया तो 1 टाइम्स आया, क्योंकि ग्राम जो है वो छोटा यूनिट है और किलोग्राम क्या है, बड़ा है। तो बड़े से कंपेयर करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी आएगी, और छोटे यूनिट से कंपेयर करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी आएगी। सिंपल सा मतलब। तो ये एक कॉन्सेप्ट था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो कभी भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करोगे तो दो कंपोनेंट्स आते हैं, एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होता है उसका यूनिट। यूनिट वो होता है जिससे हम कंपेयर करते हैं, और न्यूमेरिकल वैल्यू होती है कि जब कंपेयर करते हैं तो कितना टाइम्स वो आ रहा है उसके कंपेरिजन में, वो क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर तुम यूनिट बड़ा करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी, और न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट को क्या करोगे, छोटा करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू तुम्हारी बड़ी होगी। यहां पे मैंने इंडिकेट किया है कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। ठीक है, इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं। इनको पहले नोट करो। चलो और भी टॉपिक्स को आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अभी हमने थोड़ा सा यूनिट्स के बारे में बात किया है और न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में बात किया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। कुछ 10 के पावर्स के प्रेफिक्सेज होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ लिखो प्रेफिक्सेज ऑफ पावर्स ऑफ 10, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसको थोड़ा देख लेते हैं। 10 के जो डिफरेंट पावर्स होते हैं उनके लिए हम डिफरेंट क्या प्रेफिक्सेज यूज करते हैं। जैसे सबसे मिडिल में रखते हैं, जैसे मान लो कि 10 का पावर 0 है, तो उसके लिए तो हम कोई प्रेफिक्स यूज नहीं करते, बट जैसे बड़ा होता जाता है और छोटा होता जाता है तो वहाँ से हम लोग करते हैं। तो जैसे मान लो बड़े में 10 का पावर 1 जब आया, 10 का पावर 1, तो उसके लिए हम एक प्रेफिक्स यूज करते हैं डेका। क्या यूज करेंगे, डेका। और अगर वही छोटा होता जाएगा तो क्या बनेगा, 10 का पावर -1, 10 का पावर -2, 10 का पावर -3, 10 का पावर -4, 10 का पावर -3 के बाद सीधे -6 हो जाता है, फिर 3 के गैप पे होगा -9, और फिर इधर लिख लें क्या, और बाकी 10 का पावर -12, 10 का पावर -15, 10 का पावर -18। ये छोटे पावर्स हो गए, 10 के क्या हो गए, छोटे पावर। बड़े पावर्स में 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, फिर वैसे ही 3 में बढ़ेगा, 10 का पावर 6, 10 का पावर 9, 10 का पावर 12, 10 का पावर 15 और 10 का पावर 18। इनको हम क्या नाम देते हैं, जैसे कोई भी चीज़ अगर 10 के पावर्स में ऐसे बड़ी हो रही है तो उसको हम क्या प्रेफिक्स यूज करते हैं, और 10 के छोटे पावर्स में क्या प्रेफिक्स यूज करते हैं, ये ध्यान देना। तो यहाँ पे तो जो क्वांटिटी होगी, जैसे मान लो अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्वांटिटी होती है तो वो यूज कर लेंगे। बट अगर बड़े होते जा रहे हैं तो यहाँ पे 10 के पावर 1 में आता है डेका। क्या होगा, डेका। यहाँ पे क्या होगा, हेक्टो। 10 के पावर 2 को क्या बोलते हैं, हेक्टो। 10 के पावर 3 को क्या बोलते हैं, किलो। क्या बोलते हैं, किलो। और 10 के पावर 6 को बोलते हैं मेगा। क्या बोलते हैं, मेगा। ऐसे बड़ा होता है। 10 के पावर 9 को हम लोग क्या बोल देंगे, गीगा। इसको बोल देते हैं गीगा। उसके बाद क्या होगा, टेरा। उसके बाद हम बोलते हैं टेरा। और 10 के पावर 15 को बोलते हैं पेटा, और 10 के पावर 18 को बोलते हैं एक्सा। ठीक है, ये बड़े यूनिट्स हो जाते हैं। और 10 के छोटे पावर्स को अगर हम प्रेफिक्स यूज करें तो ये जैसे बनता है, 10 का पावर माइनस बनता है तुम्हारा डेसी। इधर डेका होता है, इधर डेसी होता है, डेसी। उसके बाद आता है सेंटी। उससे छोटा जाओगे तो मिली, और उससे भी छोटा होता है माइक्रो, और उससे भी छोटा यूनिट होता है तुम्हारा नैनो, और नैनो से भी छोटा होता है पीको, नैनो से भी छोटा होता है पीको, पीको से भी छोटा होता है फेम्टो, और सबसे छोटा होता है यहाँ पे ऑटो। ठीक है, ऑटो। अब मैं इसको कैसे यूज करते ध्यान दें। जैसे मान लो सपोज करो कि हम मीटर की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मीटर की बात कर रहे हैं। तो अगर मीटर को तुम 10 का पावर 1 से मल्टीप्लाई करो तो बन जाएगा डेका मीटर। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा हेक्टोमीटर।
1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? किलोमीटर। 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा? मेगामीटर। और ऐसे ही तुमने 10 के पावर 9 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया मीटर को तो बन जाएगा गीगामीटर। फिर 10 के पावर 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? टेरामीटर। 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पेटामीटर और एक्सामीटर, ऐसे करके बनता जाएगा। और छोटा करो, मान लो कि तुमने मीटर को 10 से डिवाइड कर दिया तो क्या बन जाएगा? डेसीमीटर। 10 के पावर -2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 100 से डिवाइड कर दिया तो क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर। ऐसे ही 10 के पावर -3 से करोगे तो मिली हो जाएगा, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, फेम्टोमीटर और ऑटोमीटर। जैसे मान लो मैंने कहीं लिखा कि 10 का पावर -15 मीटर, कहीं पे लिखा हुआ है ऐसे, तो उसको तुम एक वर्ड में क्या बोल सकते हो? तो 10 के पावर -15 का प्रेफिक्स पढ़ो, क्या है? फेम्टो। इसका मतलब 10 के पावर -15 मीटर को हम सिर्फ क्या बोल सकते हैं? फेम्टोमीटर। 1 फेम्टोमीटर, क्या बोल सकते हैं? 1 फेम्टोमीटर। तो 10 का पावर -15 मीटर इज इक्विवेलेंट टू 1 फेम्टोमीटर। या सपोज करो कहीं पे लिखा है 10 का पावर 18 मीटर, क्या लिखा है? 10 का पावर 18 मीटर। इट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? क्या बोल सकते हैं? बोलो। तो 10 का पावर 18 किसका प्रेफिक्स है? एक्सा का, तो इसको हम बोल सकते हैं 1 एक्सामीटर। क्या बोल सकते हैं? 1 एक्सामीटर। यानी 1 एक्सामीटर इज इक्विवेलेंट टू 10 का पावर 18 मीटर। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे मीटर हो, अगर यहाँ पे मान लो आ गया सेकेंड तो ऐसे ये चेंज हो जाएगा, डेका सेकेंड, हेक्टो सेकेंड, किलो सेकेंड, मेगा सेकेंड, गीगा सेकेंड, टेरा सेकेंड, पेटा सेकेंड, एक्सा सेकेंड। और नीचे चले जाओगे तो डेसी सेकंड, सेंटी सेकंड, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, पीको सेकंड, फेम्टो सेकंड, ऑटो सेकंड। या अगर सपोज करो यहाँ पे कुछ और आ गया, मान लो कि कुछ और ही ले लेते, जैसे मान लो ग्राम आ गया, तो ग्राम है तो इसमें क्या होगा? डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, मेगाग्राम, गीगाग्राम, टेराग्राम, पेटाग्राम, एक्साग्राम। और छोटे में जाओगे तो डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम, फेम्टोग्राम और ऑटोग्राम। तो यहाँ पे तुम कुछ भी यूज करो, ये केवल प्रेफिक्सेज है। प्रेफिक्स किसी के साथ भी लग जाएंगे। जैसे मान लो एक मोबाइल का डेटा होता है, डेटा, तो डेटा में मान लो कि ओरिजिनल यूनिट है बाइट, क्या होता है? बाइट। डेटा का जो ओरिजिनल यूनिट क्या है? बाइट है। तो बाइट के और बड़ा करते जाओगे तो 10 बाइट में क्या होगा? 1 डेका बाइट। 100 बाइट में क्या होगा? हेक्टोबाइट। फिर क्या होगा? किलोबाइट, जिसको केबी कहा जाता है, 1 केबी। उसके बाद क्या आता है? मेगाबाइट, जिसको एमबी बोलते हैं। उससे भी बड़ा क्या होता है? गीगाबाइट, जीबी होता है। उससे भी बड़ा क्या होता है? टेराबाइट, टीबी। उससे भी बड़ा क्या होगा? पेटाबाइट, पीबी। उससे भी बड़ा क्या होगा? एक्साबाइट, ईबी। और छोटे में जाओगे तो 1 बाइट से छोटा क्या? डेसी बाइट, सेंटीबाइट, मिलीबाइट, माइक्रोबाइट, नैनोबाइट, पिकोबाइट, फेम्टोबाइट और ऑटोबाइट। तो किसी भी चीज के साथ अगर ये प्रेफिक्स से जुड़ेंगे तो क्या नाम हो सकते हैं वो यहाँ पे हमने बता दिया, तो तुम इसको याद कर लो। ऊपर जाओगे बड़े में तो डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। और नीचे जाओगे तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो और ऑटो। यहां तक तो देखो लगातार कंटिन्यू 10 से डिक्रीज कर रहा है, लेकिन इसके बाद 3 का गैप आ जाएगा। इधर भी किलो तक 1 का गैप पे जाएगा, मतलब 10 के गैप पे, फिर उसके बाद 3 के गैप पे चला जाता है। तो ये प्रेफिक्सेज हैं, तुम्हें याद रखने हैं और कन्वर्जन आना चाहिए। एक प्रेफिक्स से दूसरे प्रेफिक्स में अगर तुम्हें कन्वर्ट करना है तो वो तुम्हें आना चाहिए। जैसे मैं एक दो एग्जांपल्स और कर रहा हूं। जैसे मैंने बोला कि 10 का पावर -12 सपोज करो हेक्टो लिखा हुआ है, मान लो यहाँ पे लिखा है हेक्टो। चलो मैं साथ में कुछ यूनिट भी लगाता हूँ, क्योंकि ये केवल प्रेफिक्स बिना यूनिट के उसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो मान लो 10 का पावर -12 हेक्टोमीटर लिखा हुआ है और तुमसे कहा जा रहा है कि इसको तुम किलोमीटर में कन्वर्ट करो। कितना किलोमीटर होगा? ध्यान देना, इतना हेक्टोमीटर है। 10 का पावर -12 हेक्टोमीटर, और इसको किलोमीटर में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो इसको मीटर में ले जाते हैं, तो हेक्टो हटाना पड़ेगा। तो हेक्टो कितना होता है? हेक्टो होता है 10 का पावर 2, तो यहाँ पर रख दो 10 का पावर 2। तो 10 का पावर -12 इंटू 10 का पावर 2 मीटर। बोलो, तो ये 10 का पावर 2 इसको कम कर देगा तो कितना आ रहा है? 10 का पावर -10 मीटर। 10 का पावर -10 मीटर। अब हमें मीटर को चेंज करना है किस में? किलोमीटर में। मीटर को चेंज करना है किलोमीटर में। तो मीटर जो होता, किलोमीटर जो होता है वो क्या होता है? 10 का पावर 3
अगर मीटर आएगा, मीटर के साथ जब 10 का पावर 3 जुड़ेगा तो उस वर्ड को हम लोग क्या बोल पाएंगे, किलो बोल पाएंगे। तो पहले इतना मीटर लिख लिया, फिर इसमें से हम 10 का पावर 3 अलग करेंगे। तो 10 का पावर 3 अलग करना है तो यहाँ पे 10 का पावर -13 करोगे, तब जाके इसके साथ 10 का पावर 3 अलग हो पाएगा। तो इस यहाँ पे मान लो -10, अभी देखो सेम आ जाएगा -10। तो इस 10 के पावर 3 को मैंने क्यों बाहर निकाला, ताकि इसके जगह पे मैं क्या बोल पाऊंगा, किलो बोल पाऊंगा। तो ये जब आएगा तो बनेगा मीटर, और इस 10 के पावर 3 को बोल दो किलो, तो फाइनल आंसर आ रहा है 10 का पावर -3 किलोमीटर। क्या बन गया, 10 का पावर -13 किलोमीटर। इट मीन्स कि 10 का पावर -12 हेक्टोमीटर इज इक्विवेलेंट टू 10 का पावर -13 किलोमीटर। चलो एक और एग्जांपल मैं तुमको करके दिखाता हूं, ध्यान देना। एक और एग्जांपल मैं करके दिखाता हूं। सपोज कि तुमसे कुछ भी रैंडम कुछ भी 10 का पावर -24 एक्सा कुछ ग्राम, चलो ले लेते हैं, ग्राम को चेंज करो तुम, मतलब बोला गया 10 का पावर -24 एक्सा ग्राम को चेंज करो कि कितना ये कुछ हेक्टोग्राम होगा। चलो मैं ये लिख देता हूं, कितना हेक्टोग्राम होगा। 10 के पावर -24 एक्साग्राम में कितना हेक्टोग्राम होगा ये तुम्हें पता करना है। तो तुम्हें क्या करना है, पहले एक्सा को हटाना है, फिर इसके साथ कुछ ऐसा करना है कि हेक्टो आ जाए। तो देखो 10 के पावर -24 को वैसे लिखो, एक्सा कैसे हटेगा, तो एक्सा का प्रेफिक्स यूज करो। तो एक्सा होता है 10 का पावर 18, देखो यहाँ लिखा हुआ है। तो एक्सा को पहले हटा दिया तो 10 का पावर 18 आ गया। अभी ग्राम बस है, अब हमें लेकिन ग्राम के साथ हेक्टो लाना है। तो हेक्टो के लिए क्या होगा, 10 का पावर +2 दिखेगा तभी तुम उसको हेक्टो बोल सकते हो। तो इसमें से 10 का पावर 2 इसको दे दो, तो 10 का पावर -24 इंटू 10 का पावर 16, और 10 के पावर 2 को मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया, और यहाँ पे लिखा है ग्राम। तो ये 10 का पावर 2 तुम्हें क्या दे देगा, हेक्टो दे देगा। इन दोनों को सॉल्व कर दो तो ये बन जाएगा 10 का पावर -8। देखो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो -8, और इसको बोल दो हेक्टो, तो ये बन गया 10 का पावर -8 हेक्टोग्राम। मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं 10 का पावर -8। तो 10 का पावर -24 एक्साग्राम इज इक्विवेलेंट टू 10 का पावर -8 हेक्टोग्राम। तो इस तरीके से तुम्हें यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। तो इसके लिए तुम्हें सबसे पहला जो काम करना है ना, तुम्हें सारे प्रेफिक्सेज बिल्कुल लर्न होने चाहिए। एक्सा का मतलब 10 का पावर 18, ऑटो का मतलब 10 का पावर -18, फेम्टो का मतलब 10 का पावर -15। ये तुम्हें सब कुछ लर्न होगा तो तुम आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैं एक और एग्जांपल तुमको करके दिखाता हूं। जैसे क्वेश्चन पूछे कि 10 का पावर -12 फेम्टो सेकेंड को चेंज करो नैनो सेकेंड में। नैनो सेकेंड में बोला जा रहा है चेंज करो। 10 के पावर -12 फेम्टो सेकेंड को चेंज करना है नैनो सेकेंड में। तो सबसे पहले फेम्टो को हटाओ, तो 10 का पावर -12 इंटू फेम्टो क्या होता है, तो 10 का पावर -15, और अब बाकी आगे क्या है, सेकंड है तो सेकंड लिखे रहो। अभी तुमको नैनो लाना है, तो नैनो के लिए 10 का पावर -9 होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ नैनो क्या होता है, 10 का पावर -9। तो इसमें से 10 के पावर -9 को अलग करो, तो 10 का पावर -12, 10 के पावर -15 में से 10 का पावर -9 अलग करेंगे तो कितना होगा, -6, और 10 का पावर -9, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड। अब 10 के पावर -9 को क्या बोल सकते हो, नैनो, और इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर दो तो 10 का पावर -18 नैनो सेकेंड बन के तैयार हो गया। इट मीन्स कि 10 का पावर -12 फेम्टो सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू 10 का पावर -18 नैनो सेकेंड। तो किसी एक यूनिट से हम दूसरे यूनिट में जा सकते हैं। पहले जो यहाँ पे मेन यूनिट के सामने जो प्रेफिक्स लगा उस पहले प्रेफिक्स को हटाओ, फिर जो लाना है वो उतना 10 का पावर क्रिएट करके दे दो, उसके जगह पे वो चीज़ रिप्लेस कर सकते हो। तो आई थिंक तुमको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गया होगा, कभी भी कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पे तुम ना जो जीरो वाला है वहाँ पे कुछ भी रख के, सेकेंड, मीटर, टेम्परेचर का कोई यूनिट कुछ भी रख के वहाँ से हम बड़े यूनिट में जा सकते हैं और छोटे यूनिट में जा सकते हैं। तो ये यूनिट कन्वर्जन तुमको आना चाहिए, ठीक है। आई होप कि तुमको खूब अच्छे से समझ में आया होगा। तो इतना करो, आज के लेक्चर में बस इतना ही रहेगा। बाकी के जो टॉपिक्स होंगे हम अगले लेक्चर में करेंगे, और इस जर्नी को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। इस चैप्टर में कोई भी बेसिक से लेकर एडवांस तक की कोई चीज़ हम लोग नहीं छोड़ेंगे, हर पॉइंट को कवर करेंगे।